कोई खुशी से नहीं बनता, पत्रकार मजबूरी में बनता है जब उसके पास कुछ परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण होती हैं। बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था, परिस्थितियाँ साथ नहीं दी तो फिर ग्रेजुएशन के नाम पे बीएससी कर लिया। नमस्कार, यूथ मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रताप अभिषेक। साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बुंदेली बौछार के फाउंडर एडिटर सचिन चौधरी जी। हमारे कई दर्शक यूथ मीडिया के मुझसे पर्सनली ये पूछ चुके थे सचिन भैया के बारे में, क्योंकि बुंदेली बौछार और सचिन भैया का इतना जुड़ा हुआ है कि बुंदेली बौछार और इनको एक ही पैमाने पे लोग नापते हैं। तो इनको लेके मैंने देखा कि लोगों में बहुत उत्सुकता थी कि क्यों ना सचिन भैया का इंटरव्यू आपके सामने लेके आए। परिस्थिति रही कि उन्हें बुंदेली बौछार ने स्टार्ट किया और आज हम सभी के सामने वो इतना सफलतापूर्वक चल रहा है। तो एज अ पत्रकार भी इनसे काफ़ी कुछ सीखने जैसा है मेरे लिए, तो मेरी व्यक्तिगत रुचि भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सचिन भैया, सबसे पहले यूथ मीडिया में स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, शुरू से शुरू करते हैं कि आपने शुरू से ही जर्नलिज्म करने का सोचा था या परिस्थितियां ऐसी कुछ बनी? आप थोड़ा सा स्टार्टिंग के बारे में बताइए। पत्रकार कोई खुशी से नहीं बनता, पत्रकार मजबूरी में बनता है जब उसके पास कुछ परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण होती हैं। बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था, परिस्थितियाँ साथ नहीं दी तो फिर ग्रेजुएशन के नाम पे बीएससी कर लिया। लेकिन बीएससी करते करते डिबेट और भाषण और इन सब लिखने में और बोलने में शुरू से ही था, बचपन से। तो अचानक से उस समय पत्रकारिता अपने बहुत शुरू हुआ, मतलब जो टीवी पत्रकारिता थी बहुत पीक पे थी, मतलब एकदम से लोगों का रुझान उस तरफ होता था। नए नए चैनल बहुत सारे आ रहे थे, तो बस वहीं से पत्रकारिता के प्रति एकदम रुझान हुआ। उसका ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उस कोर्स किया और बस पत्रकार बन गए। जी भैया, शुरुआत कहाँ से की और किस चैनल में की? शुरुआत हम लोग जब झांसी में पत्रकारिता का कोर्स कर रहे थे तो उस समय रमेश चंद्र अग्रवाल जी, जो दैनिक भास्कर के मतलब मालिक थे, वो झांसी आए थे। तो एक तरीके से कैंपस सिलेक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग जब पत्रकारिता पढ़ रहे हो झांसी, चूँकि मूल रूप से दैनिक भास्कर ग्रुप झांसी का, तो वो रमेश जी आए तो बोले आप लोगों को जब कोर्स हो जाए तो फिर आप हमसे संपर्क करना। तो हमने संपर्क किया तो फिर उन्होंने कुछ सवाल जवाब जैसा कुछ छोटा सा किया, फिर उन्होंने हमें भास्कर टीवी इंदौर भेजा और उसके बाद 3 महीने वहाँ काम किया। उसी बीच में फिर ईटीवी में सिलेक्शन हो गया, तो फिर हमें महोबा भेज दिया गया ईटीवी में, फिर उत्तर प्रदेश के महोबा। तो 3 महीने वहाँ काम किया। उस समय महोबा में हमसे पहले मतलब सालों में एक आध खबर चलती थी ईटीवी में, लेकिन हमने 3 महीने में लगभग 180-90 खबरें वहाँ चलाई। तो संस्थान प्रभावित हुआ तो उन्होंने फिर झांसी भेज दिया। फिर 2007 तक ईटीवी में रहे, फिर स्टार न्यूज़ में झांसी में, फिर 2009 में महुआ चैनल एक भोजपुरी शुरू हुआ था। तो लेकिन किसी वजह से बस ये ठान लिया था कि झांसी से बाहर निकलना है, कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, चूँकि कोई बहुत जान पहचान थी नहीं किसी से। तो महुआ में मौका मिला तो यहाँ आ गए। फिर यहाँ ब्रजेश राजपूत जी के साथ, चूँकि वहाँ झांसी से सब थोड़ा बहुत परिचय था, तो यहाँ स्टार न्यूज़ में भी काम करने लगे। बाद में वो एबीपी न्यूज़ हो गया। तो 2014 तक ये किया, फिर 2014 से पीआर का काम किया, 2018 से बुंदेली बौछार शुरू किया। अच्छा, आपका शुरू से बुंदेली को लेकर ये जो प्यार था या कहें कि लगाव था, जब आपने सोचा होगा कि मैं ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट करता हूँ, तो हिंदी का चूँकि दर्शक बहुत बड़ा है, तो आपने ये चीज़ सोची थी कि बुंदेली जब मैं करूँगा तो फिर उसका दर्शक भी सीमित होगा? ये सारी चीज़ आपके दिमाग में थी क्या? सच कहें, बुंदेली बौछार को शुरू करने के पीछे ना तो कोई मकसद था, ना कोई सोच थी, ना कोई प्लानिंग थी। सब जैसे कहते हैं कि नदी जब चलती है तो वह अपनी धार खुद बनाती है। कहीं पार्ट छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है, कहीं पहाड़ों से गुजरते हैं, कहीं फ्लो बहुत तेज़ होता है, कहीं गहराई ज़्यादा, कहीं गहराई कम। ऐसे बुंदेली बौछार चल रहा है। हम 2014 में पत्रकारिता छोड़ने का मन बना लिया था, तभी पीआर का काम शुरू किया। और पीआर का काम जब छोड़ा तो बस ऐसी बुंदेली में सोशल मीडिया पे 2-4 लाइन लिखना शुरू करी। लोगों को थोड़ा सा पसंद आया, और वो पसंद आया तो 1-2 दिन हमने 2-4 कविताएं ऐसी बुंदेली में लिख के बोलना शुरू करी। लोगों को वो भी पसंद आया। फिर ऐसे ही एक दिन 1-2 हमने न्यूज़ फनी अंदाज में, कॉमेडी अंदाज में बनाया, लोगों को वो भी पसंद आया। फिर हमने कहा कि यार फनी तो बहुत चलता है बुंदेली में, कुछ सीरियस क्यों नहीं किया जाए। फिर 1-2 इंटरव्यूज़ किए, लोगों को वो और पसंद आया। फिर ये लगा जब लोगों ने गंभीरता, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ पे अश्लीलता और फनी कॉमेडी, इसके जरिए लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत आसान है, बहुत आसान। चाहे बुंदेली में करो, हिंदी में करो, दुनिया किसी। लेकिन जब आप
किसी गंभीर चीज़ से लोगों को अट्रैक्ट करने में कामयाब अगर होने लगते हो ना, तो वो आपकी बहुत बड़ी सफलता है, मतलब बहुत टफ टास्क है। तो जब हमें ये लगा कि यार हम इंटरव्यू लोगों के कर रहे हैं या सीरियस कंटेंट डाल रहे हैं बुंदेली में, और दर्शक उसको स्वीकार कर रहा है, मतलब कोई स्पेस है। वहाँ से फिर ये लगा कि अब इसको एक न्यूज चैनल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक न्यूज प्लेटफॉर्म के जैसे इसको डेवलप करना। और फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में जब हम एक छोटी सी बुंदेली यात्रा, छोटे से संसाधन जुटा के निकाले, अच्छे इंटरव्यूज़ किए गोपाल भार्गव जी का और बिरजन सिंह राठौर जी, स्वर्गीय बिरजन सिंह राठौर जी का, तो वो बहुत चर्चाओं में रहे। और उसके बाद तो फिर चूँकि चुनाव होने तक फिर चीज़ें बढ़ती गई, तो फिर वो अपने आप वो चीज़ें बढ़ती गई और उसी को आगे बढ़ाते गए। तो दर्शकों को अगर किसी को बुंदेली साहित्य पढ़ना हो तो आप किस राइटर को रिकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि बुंदेली को अगर समझना है तो इनको वो पढ़े? देखिए, बुंदेली को अगर समझना है तो बोलना पड़ेगा। ठीक है। पढ़ के बुंदेली नहीं समझ सकते आप, क्योंकि बोली है, क्योंकि ये बोली है, ये भाषा नहीं। और पढ़ने के लिए बहुत सारे साहित्यकारों ने पहले लिखा है, लेकिन आप जिस दौर में हम हैं कि आप लंबे, जैसे मान लीजिए किताबें आप पढ़ रहे हो तो आपको उन शब्दों के अर्थ ही ना पता होंगे। जो बुंदेलखंडी है या जो पुराने ज़माने का उसको तो पता हो, तो वो जो किताबें हैं बहुत सारी, उन किताबों का भी अध्ययन जरूरी है, उससे आपको नए शब्द मिलते हैं। आप केवल सामान्य भाषा के जो लोग हैं, जैसे हम लोग जब बहुत सारे, एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, जब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जैसे करते हो, बहुत दुनिया में सब लोग करते हैं, रैपिडेक्स किताब के जो है करोड़ों किताबें बिक गई, लेकिन उन लोग नहीं सीख पाए। सीखता आदमी कब है? आपको सारे शब्द पता है, सामने कोई बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाला मिले, फिर आप उससे बोलना शुरू करो। जब आप उसके सामने फंसोगे, हिचकिचाहट होगी, तो आपके मन मस्तिष्क में और नए शब्दों का जन्म होगा। भाषा को इस तरीके से कैच करो ना, भावना के साथ, तो भाव पूरा आप अंदर ग्राह्य कर लोगे। दुनिया की कोई भाषा कोई बोली, और आप सीखने जाओगे तो सालों लग जाएंगे। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जिनको भी बुंदेली भाषा में रुचि है बुंदेलखंड के बाहर, वो पहले बोलना स्टार्ट बोले नहीं, सुनना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा महुआ चैनल, जैसे मैंने बताया ना, भोजपुरी चैनल था, अभी भी चल रहा है। तो हमें उस समय एक मौका मिला किसी तरह झांसी से निकलने का। हमें आती नहीं थी भोजपुरी। अब हम लिख के अगर पढ़ना सीखते तो भोजपुरी कभी नहीं सीख पाता। हमने बढ़िया मनोज तिवारी और रवि किशन की फिल्में देखी यूट्यूब पर, कम से कम 100। इसके बाद स्थिति ये हो गई थी, अब तो नहीं बोल पाते, तो उस समय हम फोनो और पीटीसी भी भोजपुरी में देने लगे थे, केवल फिल्में देख देख के। तो हम तो दूसरी भाषा सीखी है, लेकिन सीखी हमने पढ़ के नहीं सीखा, हमने देख के सीखा। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पढ़ने वाले पढ़ के सीखे। फिल्में यानी कि बहुत एक सशक्त माध्यम है। तो इसी से मेरा जुड़ा अगला सवाल है कि बुंदेली जो भाषा है, बोली है मैं कहूँ, उसमें कोई कंटेंट उस प्रकार से बन नहीं रहा है जो और रीजनल भाषा पे, खासकर आपने भोजपुरी का नाम लिया, जो कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गई है। तो बुंदेली को लेकर वो क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, हम दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बुंदेली और बुंदेलखंड को ठगने वाले बहुत आए। ऐसा नहीं कि बुंदेली और बुंदेलखंड के नाम पे सरकारों ने पैसा नहीं दिया, ठग रहे हैं। 7-7 8-8 साल से चीज़ें हो रही हैं, 10 साल से हो रही हैं, निजी लोगों की जेब भरी और ख़त्म हो गई। एक तो ये कारण। दूसरा, हम ये कहते हैं कि हम किसी की आलोचना करने के, या हम किसी को ये बताएं कि तुमने क्यों नहीं किया, तुमने क्यों नहीं किया, क्यों बोले? हमने क्या किया, इस पर काम करें ना। तो हम कर रहे हैं। आज 4 साल में सोशल मीडिया पे बुंदेली एक ट्रेंड बन गया। लोग कमेंट करते हैं, लोग बातें करते हैं, शहरों में बुंदेली बोलते हैं। हम लोगों ने कभी एक कार्यक्रम करने का भी प्रयास किया, बुंदेली समागम, और बिना सरकारी मदद के हम लोगों ने, निजी लोगों ने या मित्रों ने, सबने मिलके सहयोग से, बड़े कलाकारों ने उसमें सहयोग किया, छोटे ने किया, सब ने किया। तो चीज़ें ऐसा नहीं कि हुई नहीं। जिन लोगों के पास फंड गया सरकारी, उनने किया नहीं, और जिनको करना था उनको सरकारी फंड नहीं पहुंचा, इसलिए चीज़ें रुकी। एक पॉइंट। दूसरा कि जब कोई चीज़ सफल होती है ना, तो सफलता मिलने के बाद लोग उसमें जुड़ते हैं, है ना। भोजपुरी एक दिन में इंडस्ट्री नहीं बनी। जब सालों से भोजपुरी में वही सब हो रहा था जो अभी बुंदेली में हो रहा है। जब मनोज तिवारी या रवि किशन जैसे स्टार का जन्म हुआ, रवि किशन पहले आए, फिर मनोज तिवारी गायक थे, फिर वो एक्टर बने, तो जब उसका बाजार बना तब चीज़ों को सफलता मिली। भोजपुरी से हम तुलना करें, साउथ से तुलना करें, किसी भाषा, वहाँ का जो दर्शक है ना, वो प्यार करता है अपनी भाषा से। अब किसी व्यक्ति ने
मान लो बुंदेली में कोई आज फिल्म बनाया, कोई लगा दे 1 करोड़ रुपए, और लोग इस मानसिकता से अरे यार कौन देखे, क्या बनाया वो। आप इस उल्टे इस भाव से आप देखो उसको कि यार कुछ भी बनाया है, चलो एक बार देखते हैं, 100 रुपये खर्च करते हैं। जब एक बार किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए लगाया और उसका 1 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल हो गया, तो अगली बार वो 2 करोड़ लगाएगा। पहली बार में ही आदमी फ्लॉप हो गया, बट्टा बैठ जाएगा उसका। तो ये जो सबको साथ लेने की जो भावना है, किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करने की भावना, तो उस भावना के साथ आप काम करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। यानी कि जिस दोराहे पर आज बुंदेली भाषा का जो कंटेंट है, एक समय पे जो भोजपुरी है वो भी इसी स्थिति में था, लेकिन वहाँ के लोगों ने और वहाँ जो एफर्ट किए, तो उस वजह से आज वो इस लेवल पे पहुँच पाए हैं। बिल्कुल। और दूसरा एक और चीज़ है कि अलग अलग दौर होते हैं, है ना। भोजपुरी जिस समय आया उस समय सिनेमाई प्रभाव था, अब यूट्यूब का दौर है, अब बड़ी फिल्में भी यूट्यूब पे आ रही हैं। तो आप लेकिन ये देखो कि पिछले 4 साल में बुंदेली बौछार के साथ साथ कहें या बात कहें, कम से कम बुंदेली पे 50 यूट्यूबर तो फिल्में बना के हर महीने 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये भी तो बाजार बना है ना, क्योंकि ये दौर है। अब हम ये नहीं कह सकते कि फिल्में क्यों नहीं बन रही, फिल्में तो बन रही, लेकिन वो यूट्यूब पे बन रही, क्योंकि ये दौर यूट्यूब का है या डिजिटल मीडिया का दौर। तो आप ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन अब आप जब बड़े कैनवास पे काम करते तो उसमें पूंजी लगती है। उस पूंजी के लिए 2 स्रोत होते हैं। एक स्रोत होता है सरकार, एक स्रोत होते हैं स्थानीय धनाढ़ लोग जिनके पास पैसा है, ठीक है, जो एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए 1-1 करोड़ रुपए हमारे बुंदेलखंड में खर्च होते हैं, बुंदेली में, ठीक है, सब जगह होते हैं। एक बुंदेली के बड़े जब मेले लगते हैं तो 1-1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। या अन्य क्रिकेट के आयोजन होते हैं, उसमें 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं लोग, या खेल के आयोजन या राजनीतिक जो भी है। तो क्या किसी एक आयोजन का पैसा बुंदेली की बड़ी फिल्म के निर्माण के लिए नहीं लाया जा सकता? ठीक है, वो बन जाए एक प्रोड्यूसर, वो किसी एक अच्छे व्यक्ति को कमान दे, अच्छे कलाकारों को मौका दे, होगी चीज़। लेकिन फिर वही बात, उस दिशा में सोचना पड़ेगा। जब आप उस दिशा में सोच के आप आगे बढ़ोगे तो कुछ चीज़ें होंगी। नहीं होगा तो धीरे धीरे हम हैं पत्रकारिता में कर रहे हैं, कॉमेडियन कॉमेडी में कर रहे हैं, गायक गायकी में कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे प्रयास सब कर ही रहे हैं जिसकी जितनी क्षमता है। यानी कि सरकारों के बस का ये कार्य नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं समाज को और जो धनाढ़ लोग हैं विशेषकर उनको इसमें सहयोग करना पड़ेगा। आपने अभी बताया कि बुंदेली समागम हुआ था जो कि काफ़ी उसमें सफलता भी मिली, तो उस समागम का विचार भी आपका इसीलिए आया कि इससे एक और प्लेटफॉर्म मिलेगा बुंदेली बोली को दर्शकों तक पहुँचाने का, उसका असर भी हो रहा है। समागम हमारा सपना था, मतलब पिछले कई सालों से, मतलब बुंदेली बौछार को शुरू करने के पहले से कि यार पूरी दुनिया के बुंदेलियों को कभी एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है क्या? क्योंकि जब डिजिटल में काम नहीं कर रहे थे तो कभी वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं बना। फिर 3 साल पहले भी ये सोचा, लेकिन फिर उसके बाद कोरोना वगैरह लगातार आ गया। अब इस साल कुछ परिस्थिति बनी तो वो हो गया। देखिए, मूल विचार ये है कि हम इस देश में जाति, धर्म या अन्य चीज़ों में विभक्त हैं, ठीक है, उनको आप एक कैसे कर सकते हो? सबकी अपने धार्मिक मान्यताएं हैं, सबकी जातिगत मुद्दे हैं, सब हैं, लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म पे तो आपको लाना पड़ेगा। तो आप उनको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते, आप उनको सामाजिक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते, आप उनको सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो, क्योंकि संस्कृति साझा होती है। संस्कृति कोई एक की नहीं होती, जाति सबकी अलग होंगी, धर्म सबके अलग होंगे, अमीरी गरीबी अलग अलग होगी, संस्कृति एक होती है, हमारा इतिहास हमारा एक होता है। तो हम उस विचार को एक साथ कहीं लाने का बहुत सालों से मन था। अब इस बार परिस्थिति भगवान ने दे दी, और जिस तरीके से उस कार्यक्रम की जो चीज़ें बनी हैं वो भी जैसे हमने कहा कि बस नदी की तरह बस बहती चली, हमें खुद नहीं पता कि कैसे हम छोटी सी चीज़, मतलब विचार बड़ा था, शुरुआत छोटी थी, कैसे इतना बड़ा हो गया। और सारी चीज़ें, मतलब उसमें सबसे बड़ी बात कि जो बुंदेली बौछार को आपने कहा कि बुंदेली बौछार के जो दर्शक हैं वो अपने आप को सचिन से कनेक्ट मानते हैं, बिल्कुल यही बुंदेली समागम में हुआ। उस समागम में आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो बॉलीवुड से लोग आए, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री से आए, चाहे वो बुंदेलखंड से आए, चाहे भोपाल से, इंदौर से, हर व्यक्ति ये मान रहा था कि ये कार्यक्रम उसका। और ऐसी अद्भुत चीज़, मतलब शादी ब्याह में भी हम जैसे कहते हैं ना, जब घर की शादी होती तो उसमें भी 1-2 जीजा फूफा होते हैं लूटने वाले,
उस समागम में वो भी नहीं थे। मतलब किसी को पानी सबने अपना खुद पिया, किसी को चाय पीनी खुद पिया, भोजन खुद परोस लिया। पहले दिन थोड़ी सी भोजन व्यवस्था, बहुत तेज़ पानी आ गया, थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। तो ऐसी परिस्थितियां जब आपके पास निर्मित होती हैं तो उन परिस्थितियों में आपको लगता है कि यार अब हम और बड़ा कर सकते हैं, तो वो आपको आत्मबल कहीं ना कहीं देता है। आपने यूथ मीडिया को समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप बढ़िया काम करें ऐसे ही, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें हमारा जहां सहयोग लगे, आप युवाओं को जो भी हमसे बन पड़े बिल्कुल हम धन्यवाद। ये थे सचिन चौधरी जी, जो कि बुंदेली बौछार के फाउंडर हैं। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार।